मेरा नाम शीतल है। मैं अपने परिवार की सबसे मुंहफट और चुलबुली लड़की हूँ। मुझे मस्ती मजाक करना बहुत पसंद था। मैं अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लिया करती थी। हम गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग थे। मेरे परिवार में मुझे छोड़कर सभी लोग बहुत सीधे हैं। मैं तो बहुत चुलबुली टाइप की लड़की हूँ। मेरे घर में 4 भैंस पलती थीं। मेरे पिताजी दूध बेचा करते थे। दूध लेने के लिए हमारे घर एक औरत बड़ी सी कैन लेकर दूध लेने आती थी और पूरे हफ्ते का दूध एक ही साथ लेकर चली जाती थी। उनको हम सब बड़ी अम्मा बुलाते थे। बड़ी अम्मा से हम सब लोगों की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। अक्सर वह हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें ले आया करती थीं। बड़ी अम्मा हमारे घर बहुत सालों से आ रही थीं। उनका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था, इसीलिए मेरी माँ उनको फ्री में दूध दे दिया करती थी। सिर्फ हमारा घर ही नहीं, बल्कि वह हफ्ते में एक एक दिन सबके घर जरूर जाया करती थी और वहां से कुछ ना कुछ ले लेती थी, या घर वाले खुद ही उनको अपनी खुशी से कुछ भी दे दिया करते थे। जिन जिन घरों में वह जाती थी वहां पर मशहूर था कि बड़ी अम्मा के हाथों में बहुत बरकत है। जिस घर से कोई चीज़ लेकर जाती है उस घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। मैं उसे वक्त बच्ची थी। जब बड़ी अम्मा हमारे घर आती थीं तो मैं उनके कंधे से चिपक कर शरारतें करने लगती थी और वह मुझे बहुत प्यार से बहलाती, मेरे गाल सहलाती। हम सब बच्चे बड़ी अम्मा के पीछे किसी बारात की तरह लगे रहते थे। वह जहाँ जाती हम उनके साथ साथ जाते थे और उनको गांव से निकाल कर ही वापस आ गए थे। मगर लोगों की ये बात तो मुझे अक्सर झूठ लगा करती थी कि अम्मा जो चीज़ लेकर जाती हैं उससे उनके घर में बरकत आ जाती है। क्योंकि हर मंगलवार को जब हमारे घर से दूध लेकर जाती थी तो हमें दूध की कमी पड़ती थी, तो कई बार तो हमारा दूध बिल्ली पी जाया करती थी, या तो जिस भैंस का दूध वो लेकर जाया करती थी वह बीमार हो जाया करती थी, या फिर दूध गिर जाता था। अगर यह सब नहीं होता तो दूध खराब हो जाता। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता था, कभी कभी हो जाता था। मेरी माँ बहुत सीधी थीं। उन्होंने कभी इन बातों की तरह ध्यान ही नहीं दिया था। मैं अक्सर माँ का ध्यान इन बातों पर लगाना चाहती थी और वह मजबूर कर कहती कि शीतल बेटा, कभी भी इंसान की बुराई नहीं करते। तुम देखो, जब अम्मा दूध लेकर नहीं जाती तब भी तो दूध खराब हो जाता है। यह भैंस इससे पहले या बाद में भी तो बीमार हो जाती है, और कल रात ही तुम्हारी लापरवाही की वजह से बिल्ली सारा दूध पी गई। अब क्या उसका इल्जाम भी तुम बड़ी अम्मा पर लगाओगी? माँ की बातों पर मैं चुप हो जाया करती थी, लेकिन मैं क्या करती, जिसे बार बार ऐसा ही लगता था। जबकि मेरी बड़ी अम्मा से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह तो बेचारी बल्कि मेरी बहुत तारीफ करती थी और मुझे चीज़ खाने के लिए भी पैसे दिया करती थी। खैर, ऐसे ही देखते देखते मैं बड़ी हो गई। अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी। अब मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि बड़ी अम्मा की वजह से कुछ होता है। लेकिन मेरी उम्र की इस बढ़ोतरी ने मेरे सामने एक नया मामला लाकर खड़ा कर दिया। मैं 18 साल की थी कि ये बात मैंने अच्छे से समझ ली थी कि हमारे घर में बहुत साफ सफाई रहती है, सब लोग रोजाना नहाते हैं, लेकिन बड़ी अम्मा बहुत गंदी रहती थीं। उनके शरीर से बदबू भी आती थी। मैंने माँ को बड़ी अम्मा की गंदगी की तरफ ध्यान देने को कहा। माँ ने तो मुझे फिर से ऐसे ही डांटा और कहने लगी कि वह साफ सफाई करें या ना करें, तुम्हें क्या होता है, तुम बेवजह हर मामले में अपनी चोंच मत लड़ाया करो। माँ की डांट की वजह से मैं इस बात को भी भूल गई, लेकिन 1 हफ्ते तक बड़ी अम्मा नहीं आई। मुझे तो बहुत खलबली मची हुई थी कि भला ऐसी भी क्या बात हो गई कि बड़ी अम्मा दूध लेने नहीं आई। मैं रोज माँ से कहती कि बड़ी अम्मा नहीं आती, अब क्या हो गया उनको, क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था कि वह हमारे घर न आई हो या उन्होंने किसी भी दिन छुट्टी की हो। लेकिन फिर वह पूरे 1 महीने तक नहीं आई। माँ भी परेशान हो गई थी कि आखिर बड़ी अम्मा क्यों नहीं आ रही। ना जाने बेचारी पर कौन सी मुसीबत आ गई है, कहीं वह मर तो नहीं गई। इस बात पर तो मुझे भी गम हुआ था कि बड़ी अम्मा तो बहुत अच्छी औरत थी, पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा जो वह यहाँ नहीं आ रही। हमें तो उनके घर के बारे में भी नहीं पता था, कहाँ पर है उनका घर, वरना जाकर उनके बारे में मालूमात कर लेते। खैर, ऐसी नौबत भी नहीं आई और अगले महीने वो हिलती धुलती हमारे घर चली आई। एक एक कर सब उससे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो आप पूरे 2 महीने यहाँ नहीं आई। हम तो आपके लिए बहुत परेशान हो गए थे और पता नहीं क्या क्या सोच बैठे थे। मगर उन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो तो बस मुस्कुराए जा रही थीं। मैंने कहा, बड़ी अम्मा, हम आपके लिए इतना परेशान हो रहे थे और आप टूथपेस्ट का ऐड कर रही हो, बताओ इतने दिनों से कहाँ थी आप? मैंने बेझिझक उनसे पूछा, जिस पर माँ मुझे घूर कर देखने लगी। बुढ़िया, माँ मुझसे कहने लगी, बस बिटिया रानी, अब तुम अपनी जुबान पर ताला डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं तो चौंक गई थी और सब उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। यह बात तो सब जानते थे कि मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। मैं फटाफट उठी
और बचपन की तरह बड़ी अम्मा के कंधों को पकड़कर पूछा, कब दिखा रही हो मुझे तस्वीर मेरे होने वाले पति की? मेरी बात पर ना चाहते हुए भी माँ मुस्कुराने लगी और दादी भी खूब जोर जोर से हंसी लगी। मेरी चाची तो हाय दैया कहकर अंदर चली गई और मैं पीछे शरारत से अभी तक बड़ी अम्मा के कंधों पर लटकी हुई थी। मेरी माँ कहने लगी, बताइए कहाँ से रिश्ता लेकर आई हैं आप? बड़ी अम्मा कहने लगी, शीतल की माँ, मैं पास के गांव में मेरी एक बहन बनी हुई है। पति उसका गुजर चुका है। एक बेटी है, वह भी कुछ दिनों बाद शादी कर अपनी ससुराल चली जाएगी। एक जवान बेटा है, पढ़ा लिखा खूबसूरत और सुशील है। मैं उसी के बेटे के लिए शीतल का रिश्ता लेकर आई हूं। तुम अपने घर में सबसे बात करो और हाँ, इनकार मत करना, रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जितना सोचने का वक्त लेना चाहे ले लो, लेकिन हाँ, जवाब मेरी मर्जी का होना चाहिए, इनकार मत करना। ये सारी बात होने के बाद बड़ी अम्मा हमारे घर से जा चुकी थीं। उधर मेरी माँ सोच में पड़ चुकी थी। सच पूछो तो मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं शहर में शादी करना चाहती थी और बड़ी जम्मा तो हमारे पड़ोस वाले गांव का ही रिश्ता लेकर आई थी। लेकिन माँ को सोचते हुए देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वह मेरी शादी वही ना कर दे। मैं तो माँ को साफ इनकार कर चुकी थी कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। बड़ी अम्मा जैसे खुद है वैसे ही मेरा रिश्ता लेकर आई होंगी। मैं किसी हाल में भी वहां शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस भरी और मुझे यकीन दिलाया कि शीतल, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मुझे भी सुकून आ गया था। शाम को जब पिताजी घर आए तो मैंने उनको रिश्ते के बारे में पूरी बात बताई, जिस पर पिताजी ने तो सर हिलाया और चाय पीने लगे। मेरे लिए यह बात बहुत अच्छी थी कि किसी ने भी इस बात को ध्यान से नहीं सुना, मतलब इस रिश्ते में किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन तभी अचानक बड़ी अम्मा घर पर आ गई और साथ में मिठाई का डिब्बा भी लेकर आई थी। सबसे पहले उन्होंने जबरदस्ती वह मिठाई मुझे खिलाई, जो ना चाहते हुए भी मुझे खानी पड़ी। फिर बाकी घर वालों को भी मिठाई खिलाकर कुर्सी पर बैठ गई और रिश्ते के बारे में बताकर गई थी। और आज ही रितेश की नौकरी में तरक्की हो गई। बस अब तो तुम लोग हाँ ही कर दो। मैं यकीन दिलाती हूँ वहां तुम्हारी शीतल बहुत खुश रहेगी। बड़ी अम्मा की बात से पिताजी कुछ कुछ सहमत नजर आ रहे थे और कहे जा रही थीं कि मुझे तो बस आज ही हाँ चाहिए, बस हाँ कर दो जल्दी से, और फिर मैं लड़के की माँ को शगुन के लिए लेकर आता हूँ। इस बात पर माँ ने मेरी तरफ सर घुमाकर देखा और कहने लगी, यह देखो शीतल खड़ी है और तुम्हारे हाथों की यह पली बड़ी है। एक बार इससे भी पूछ लो, अगर यह हाँ कर दे तो कल की बजाय आज ही लड़के वालों से हाँ कर आना। माँ की तरह पिताजी ने भी मेरी तरफ सर हिलाकर सारा फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया। मैं तो हर बात बेझिझक कर दिया करती थी, मगर मैं इनकार करना चाहती थी, पर ना जाने कैसे मेरा सर इनकार की बजाय हाँ में बदल गया। मैं खुद दंग रह गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने तो अपने मुंह से ना करना चाही थी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मेरी हालत तो बहुत अजीब हो चुकी थी। मेरे यहाँ करते ही बड़ी अम्मा ने आधा मिठाई का डिब्बा दोबारा खोला और सबको खिलाकर चलती बनी। सभी घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। मुझे भी ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर न छुपी बैठी थी। मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें इनकार करना चाहिए था, मगर तुमने अपनी न को हाँ में बदलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हैरत की बात तो ये थी कि हम सब घर वाले खुश ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश थे, मगर यह सब अचानक ही हुआ था। खैर, इसी दौरान मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर न चाहते हुए भी कैसे हम खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं। दादी माँ और चाची खूब मिलकर मेरी टांग खींचा करती थीं। हम लोग एक दूसरे को खूब छेड़ा करते। ऐसे ही हंसते खेलते हम अपनी शादी की तैयारी में मग्न हो रहे थे। पिताजी भी बहुत खुश थे। मेरे लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया गया था। मेरे दहेज का सामान आना शुरू हो गया था। पूरे गांव की कम करने वाली औरतें सुबह सुबह हमारे घर में जमा हो जाया करती थीं। कोई कुछ काम करवाती तो कोई कुछ। ऐसे हंसते खेलते वक्त का पता ही नहीं चलता था। रात को जब मैं सारे कामों से फ्री होकर अपने बेड पर जाकर लेटी तो मेरे दिमाग में एक सोच सी आई थी और मेरा दिल अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई मुझे यह शादी करने से मना करना चाह रहा हो। मैं इस बारे में बहुत सोचा, बहुत गौर किया, मगर ना तो मुझे इनकार की वजह समझ आई और ना ही इतना खुश होने की। मेरी शादी में 5 दिन बाकी रह गए थे। बड़ी अम्मा फिर हमारे घर चली आई, लेकिन इससे पहले वह लड़के वालों को मेरे परिवार से मिलवा चुकी थी। मेरी सास और नंद दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी ससुराल में मेरी सास, एक छोटी नंद और मेरे पति, यह तीनों साथ मिलकर रहा करते थे। मैंने अपने होने वाले पति की सिर्फ फोटो देख रखी थी। फोटो में ही वह काफी स्मार्ट और पढ़े लिखे दिखाई देते थे। उस दिन तो बड़ी अम्मा सुबह सुबह हमारे घर में आ गई
और बहुत खूबसूरत और सादा सा लाल कलर का लहंगा मेरे पास ले आई और कहने लगी कि अपनी शादी वाले दिन तुम्हें यही लहंगा पहनना है। मैंने काफ़ी दिनों से ये लहंगा तुम्हारे लिए बना कर रखा है। तुम्हें अपनी शादी वाले दिन यही पहनना है और इसी को पहनकर इस घर से विदा होना है। वो लहंगा कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मगर मुझे अच्छा लगा। जब बड़ी अम्मा ने मुझे इतने प्यार से वह लहंगा गिफ्ट किया, मेरा शादी का लहंगा तो पहले ही बन चुका था, लेकिन बड़ी अम्मा की बात मानने के लिए मैं उस लहंगे को पहनने को तैयार हो गई और यह तय हुआ कि मैं इसी लहंगे को पहनकर अपने ससुराल जाऊंगी। धीरे धीरे करके वह वक्त भी आ गया कि मेरी शादी का दिन आ चुका था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह खुशकिस्मत दिन मेरी आने वाली पूरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। सिर्फ एक उसी दिन के लिए कोई बहुत पहले से तैयारी में लगा हुआ था और अब वह तैयारी मेरे ससुराल जाने के बाद ही पूरी हो सकती थी। शादी वाले दिन बात बात पर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, पिताजी, दादी सभी लोग बात बात पर मुझे चुप करा रहे थे और मुझे गले से लगा रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे लाडली बेटी थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं इस घर की रौनक हूँ। दादी भी चुपके से अपने आंसू कई बार साफ कर चुकी थी। खैर, जैसे ही रितेश ने मेरी मांग में सिंदूर भरा, उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और विदाई के वक्त खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। बारात में आए सभी लोगों को खलबली मच गई कि दुल्हन को क्या हो गया। मेरे बेहोश होने पर सबसे ज्यादा परेशान बड़ी अम्मा हुई। मेरी सास को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। मेरे बेहोश होने पर डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा टेंशन ली हुई है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी विदाई 1 हफ्ते बाद हुई। बड़ी अम्मा ने तो बहुत चाहा कि मैं अभी इसी वक्त विदा होकर अपनी ससुराल चली जाऊं, मगर मेरे घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया। अभी तो किसी ने मेरी शादी की मिठाई भी नहीं खाई थी जब मैं बेहोश हो गई। मेरी सास बार बार बड़ी अम्मा की तरफ देख रही थी और बड़ी अम्मा मेरी सास की तरफ। पूरी तरह से उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ चुके थे और ना चाहते हुए भी मेरे ससुराल वाले वापस चले गए और मुझे 1 हफ्ते की और मोहलत मिल गई। उस 1 हफ्ते में मैंने एक बात बहुत ज्यादा महसूस की। बड़ी अम्मा पूरे हफ्ते लगातार रोज हमारे घर आती रहीं। अब मुझे बड़ी अम्मा से चीड़ होने लगी थी। कभी वह मेरी सेहत के लिए फल लेकर आती तो कभी मेरा मनपसंद खाना बनाकर लाती। जो कुछ बड़ी अम्मा लेकर आती थीं, मेरा उसको बिल्कुल भी खाने को मन नहीं करता था। मेरा दिल बार बार उनसे मना करने को चाहता था। मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वह जब बार बार मुझसे मिलने की जिद करती थी तो मैं उनको देखकर अपने कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती थी। मुझे उनको देखकर बहुत चीड़ होने लगी थी, ना जाने क्यों। लेकिन सभी घरवाले उनका खूब आवभगत करते। वह आती थी तो माँ उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी। इन सब से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता था कि भला एक इतनी गंदी और भीख मांगने वाली औरत के लिए इतने इंतजाम किए जाते हैं। मेरी विदाई होने से 1 दिन पहले वह मीठे चावल का पतीला मेरे लिए लेकर आई थी। उस वक्त तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए मैंने उन चावलों को देखा तक नहीं था। मगर देर रात बीच में जब मुझे भूख लगी, तब मैंने सोचा कि बड़ी अम्मा जो चावल लेकर आई थी वही खा लेती हूँ। पहले भी तो मैं उनकी लाई हुई हर चीज़ खा लिया करती थी। मैं जब किचन में चावल लेने गई तो पतीला बिल्कुल खाली पड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। खैर, मैंने चाय बनाकर पी ली और वापस अपने कमरे में आ गई और लेटकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी। अचानक ही मुझे बहुत दुख होने लगा कि पता नहीं मैं इस शादी के लिए क्यों हाँ कर दी थी। अब बड़ी अम्मा सारी उम्र मुझ पर अपना रौब चलाएंगी। वह औरत जो दूसरों के घरों से मांगकर अपना गुजारा करती आई है, अब वह मुझ पर हुक्म चलाएगी, क्योंकि मैं यह सुन चुकी थी कि रितेश के घर में बड़ी अम्मा की बहुत चलती है। और ऐसा सिर्फ रितेश के घर में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांव में कई घर हैं जहां उनकी जान पहचान बहुत घरों से हो गई थी। वहां पर उनकी बहुत बात मानी जाती है। लेकिन हमारा मिजाज ऐसा नहीं था। मेरे परिवार वाले उनसे सिर्फ एक हद में रहकर मिलते थे, बल्कि वो खुद ही हमारे घर पर आना जाना लगाए रखती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि बड़ी अम्मा की वजह से ही हमें इतनी बड़ी खुशी नसीब हुई है। बस जैसे जैसे वह हमें बताती है वैसे ही हमारी खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। मुझे ये सोच सोचकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं तो वैसे भी काफ़ी मुहफ़्फ़ट थी। सोच लिया था कि अगर बड़ी अम्मा ने शादी के बाद मेरे किसी मामले में टांग बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उन्हें साफ साफ मना कर दूंगी। मेरी सारी रात बहुत बेचैनी में कटी और अगले ही दिन मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। अब भी बड़ी अम्मा ने बहुत जिद की कि मैं उनका दिया हुआ लहंगा पहनूं, मगर मैं एक बार उस लहंगे को पहन चुकी थी और दूसरी तरफ बड़ी अम्मा के ऐसे व्यवहार ने मेरे दिल को बोर कर दिया था। बड़ी मुश जिसे मैं ना निकल सकती थी और ना ही उगल सकती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही बड़ी अम्मा भी अपना सामान पैक करने लगी और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। पर मैंने राहत की सांस ली
नंद का व्यवहार तो नॉर्मल ही था, लेकिन मेरे पति का व्यवहार बस ठीक ठाक था। लेकिन अजीब व्यवहार तो मेरी सास का था, जो बड़ी अम्मा के जाने पर बेवजह रोए जा रही थीं और मोहब्बत से बार बार उनके हाथों को चूम रही थी। मैं इस ड्रामे से बोर होकर वहां से वापस जाने लगी तो रितेश की घूरती हुई निगाहें मुझ पर पड़ने लगी। न चाहते हुए भी मुझे बड़ी अम्मा से गले लगना पड़ा। गले लगते वक्त बड़ी अम्मा मुझसे कहने लगी, क्या हुआ शीतल बेटी, तुम तो मेरी जान हुआ करती थी, तो अब मेरी तरफ से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? बड़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि वहां सब मौजूद थे, और अगर वहां कोई नहीं भी होता तब भी क्या मैं ये कहती कि हाँ, मेरा दिल नहीं चाहता आपसे बात करने को। मैंने कहा, कुछ नहीं है बड़ी अम्मा, आपको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं वापस अपनी जगह खड़ी हो गई। जिस वक्त हम उनको छोड़ने के लिए दरवाजे पर गए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मुझे बहुत गहरी सोच की नज़रों से देख रही है, या शायद कुछ और सोच रही है, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए मैं उनको नज़रअंदाज करके अंदर चली आई। शादी पूरी तरह से निपट चुकी तो मैंने घर के मामलातों पर गौर किया। छोटे से लेकर बड़े काम तक घर के मामलातों में बड़ी अम्मा को ही अहमियत दी जाती थी। वह हमारे घर में न रहने के बावजूद भी हमारे घर के हर फैसले में मौजूद थीं। मुश्किल से मैंने बड़ी अम्मा को समझाया और अपने तैयार किए हुए लहंगे को पहनकर अपनी ससुराल चली गई। जब वहां गई तो सास का मूड तो ठीक था, लेकिन बड़ी अम्मा का मुंह बना हुआ था, जिसकी मुझे परवाह नहीं थी। उसी वक्त मैं इस बात को समझ चुकी थी, मेरी जिंदगी का किया हुआ फैसला मेरे लिए सबसे गलत साबित हुआ, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ करने की वजह से हुआ है। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी और बड़ी अम्मा को इतना मौका नहीं दूंगी कि वह मेरे मामले में टांग बढ़ा सके। ससुराल में आते ही मुझे सबसे पहले खीर खिलाई गई, मगर बड़ी अम्मा के हाथ से मुझे खीर खाना गवारा नहीं था, और वैसे भी मुझे खीर पसंद नहीं थी। मैंने बड़ी अम्मा से कहा कि मैं रात को मीठा नहीं खाती, इसलिए मैं इस खीर को नहीं खा सकती, माफ़ कीजिएगा। मैंने खीर खाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बड़ी अम्मा का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और मेरी सास मेरी तरफ खुशी से देखने लगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जितना शादी का शौक मुझे था शायद ही किसी और को होता। मगर मुझे अपने शादी वाले फैसले पर बहुत ही नफरत हो रही थी। मैं बस खुद को काबू किए खड़ी थी। फिलहाल सब बातों को नज़रअंदाज करके बड़ी अम्मा ने अपना रंग दिखाने की दोबारा कोशिश की और रस्में शुरू की गई। रात को जैसे ही मुझे मेरे कमरे में बैठाया गया तो वहां मेरी सास आ गई और वही हरकतें करने लगीं जो सासें करती हैं। मैं उनकी सारी बातों को बस सर हिलाकर ही सुन रही थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनकी कोई भी बात सुनूं, तो मैं चुपचाप ही बैठी रही। लगभग 1 घंटे बाद वह मेरा दिमाग खराब करके चली गई। फिर मेरे पति कमरे में आए। उन्होंने भी आम पतियों की तरह मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जिनका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन्होंने जब यह कहा कि बचपन से ही हमारे घर में मासी, जिन्हें मैं बड़ी अम्मा कहकर बुलाती थी, उनका ही कहना माना जाता है। इस घर में जैसा मासी कहती है वैसा ही होता है, तो तुम उनका लिहाज करना और उनके साथ बिल्कुल भी बदतमीजी मत करना, और मैं सारी बातें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मासी के साथ कुछ भी हुआ वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं दंग रहकर अपने पति से अम्मा की बात सुनने लगी, जिनके पास जाते वक्त में अपनी नाक बंद कर लिया करती थी। तो अभी मौके की नज़ाकत देखते हुए मैंने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया और चुप ही बैठी रही। शादी के अगले दिन भी बड़ी अम्मा हर काम में अपने आप को आगे कर रही थीं और हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा और अपनी राय मशवरा दे रही थी, और मुझे देखकर प्यार से मुस्कुराने लगती। मगर मुझे घीन आने लगी। खैर, जैसे तैसे शादी निपट चुकी थी और सारे मेहमान अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब मुझे अपने पति और सास के साथ सारी उम्र रहना था, मगर बड़ी अम्मा आजमाइश की तरह मेरे गले की हड्डी बन चुकी थी। खैर, अब मैंने सोचा कि यह औरत तो मरकर ही हमारे घर का पीछा छोड़ेगी, तो इनको नज़रअंदाज करके बाकी लोगों का ख्याल किया जाए। एक दिन मैंने गौर किया कि मेरी सास बहुत अजीब हरकतें किया करती थीं। खासकर वो रात को एक काले रंग की धोती पहनती थी और उसी को पहनकर सोती थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि भला आज के दौर में कौन धोती पहनता है। मैंने अपने मुंहफट होने की वजह से उनको यह बात बोल भी दी कि माँ जी, आप धोती पहनकर क्यों सोती हैं, जिस पर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया और गुस्से भरी नज़र से उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि बहू, आइंदा मेरे मामलात में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, याद रखना कि जब तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया करूं, तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम कमरे के अंदर कदम तक नहीं रखोगी। मैं उनकी यह बात सुनकर बहुत हैरान हुई और चुप हो गई। सास की तरफ से ध्यान हटाकर मैंने नंद की तरफ गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी माँ के साथ कमरे में सोने से बहुत डरती थी,
सुबह वह कमरे से डरी सहमी निकलती थी और रात को भी बहुत देर तक मेरे पास बैठी रहती ताकि कमरे में देर से जाया जाए, या शायद फिर वह कमरे में जाना ही नहीं चाहती थी। ये हालात देखकर मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और मुझे यह जिद लग गई कि मुझे हर हाल में अपनी सास का राज जानना ही होगा। एक दो बार मैंने अपनी नंद से भी पूछने की कोशिश की। वह मुझे कुछ बताना तो चाहती थी, लेकिन बोलते बोलते चुप हो जाती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी, और इस बात को तो मैं अपने पति से भी नहीं कह सकती थी, तो अपने ऊपर काबू किए जिंदगी गुजारने लगी। मगर उसे रस को जानने का मौका ईश्वर ने खुद ही मेरी झोली में डाल दिया। मेरे पति को किसी काम से शहर जाना पड़ा, तो मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी नंद से कहा कि आज रात तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। वह जल्द ही मान गई और खुशी खुशी मेरे कमरे में आकर सो गई। जब वो सो गई तो मैं चुपके चुपके अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी नंद की जगह लेट गई और अपना मुंह चादर से ढककर सोने की एक्टिंग करने लगी। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कब मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह उठी तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि मेरी सास इतनी ठंड में जमीन पर बेसुध हुई आंखें बंद किए बैठी थीं और उनके करीब मेरी शादी वाला लहंगा पड़ा था, जिसमें जगह जगह काफी छेद हो रहे थे। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। भला यह क्या हो रहा था? सास वैसे ही आंखें बंद किए बैठी थीं और मैं जल्दी से उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे पैर में अचानक ही मोच आ गई। मुझे उस वक्त अपनी सास से बहुत ही डर लगी रहा था। मुझे उस कमरे में बहुत खतरा महसूस हो रहा था। अचानक ही मेरी सास ने अपनी आंखें खोलीं तो उनकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो रही थीं और मुझसे कहने लगी, मैंने मना किया था ना कि तुम मेरे कमरे में मत आना, फिर क्यों आई? सांस की आवाज़ बहुत ही खतरनाक लग रही थी और उनके मुंह से बहुत ही बदबू आ रही थी। मैंने कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा आपके कमरे में कभी नहीं आऊंगी और मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं बहुत ही डरी हुई थी। उस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह मुझे कुछ भी कहती तो मैं कर जाती। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, माफ़ कर देती हूँ, लेकिन यह बताओ कि तुम किस बात की जासूसी में लगी हुई हो? मेरी सास ने मुझसे रौब से पूछा और मैं रोने लगी कि कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस यहाँ सोने आई थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। इससे पहले कि माँ जी दोबारा मुझे कोई जवाब देती, अचानक से ही दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आए। उन्हें देखते ही मैं बेहोश हो चुकी थी। फिर उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। लगभग 7 घंटे बाद मैं होश में आई तो मेरे पास मेरी नंद और मेरे पति बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही मैं दोबारा से चीखते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और ना ही माँ जी के कमरे में जाऊंगी। मेरी नंद मेरी तरफ आई और उसने मुझे पानी पिलाया और मेरी कमर सहलाने लगी। कुछ देर बाद जब मैं अपने होश हवास में वापस आई तो मैंने रितेश का हाथ थामा और उनसे पूछा, रितेश, आपको मेरी कसम है, आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए कि यह सब क्या हो रहा था। मेरी बात पर रितेश कुछ देर तक तो चुप ही बैठे रहे और कहने लगे कि मासी, जिन्हें तुम बड़ी अम्मा कहती हो, वह और मेरी माँ दोनों सगी बहनें हैं और मेरी मासी को कोई तांत्रिक बाबा मिल गया, जिनके पास रहकर उन्होंने थोड़ा बहुत काला जादू सीख लिया। यह तब की बात है जब उनकी शादी हुई थी। उनके घर में पति के अलावा और कोई नहीं होता था, तो वह चुपके चुपके काला जादू करने लगी थी, जिसकी वजह से कभी उनकी कोई औलाद नहीं हुई। जब उनके पति को उनकी हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका तलाक दे दी। फिर वह यहाँ हमारे घर आकर बस गई, लेकिन मेरी माँ को मना कर दिया था कि वह किसी को इस बारे में ना बताएं कि वह उनकी बहन है। वह 2-4 गांव में जाती थी और खाने पीने का सामान ले आती थी, यह बात कहकर के वह विधवा और गरीब हैं। उनकी इस बात पर लोग भी उनकी मदद कर दिया करते थे। इसी तरह कुछ औरतें उनसे पास अपनी परेशानियां हल करवाने लगीं, तो वह उनकी परेशानियां भी अपने काले जादू से हल कर देती थीं। इसी दौरान मुझे तुम पसंद आ गई तो मैंने अपनी मासी की मदद ली। वह तुम्हें बहाने बहाने से मीठा खिलाने लगी, जिस पर जादू किया जाता था। वही मीठा तुम्हारे घर वालों ने भी खाया और इसी तरह तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इधर तो मासी ने मुझे तसल्ली दिला दी कि मेरी शादी तुम ही से होगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी माँ को तुम पसंद नहीं थी। उन्होंने मासी को मना किया, मगर मेरी जिद के आगे मेरी माँ ने सर झुका लिया। फिर उन्होंने तुम्हें अपनी शादी का वह लहंगा दिया और वापस वह लहंगा मेरी माँ को दे दिया। मेरी माँ भी थोड़ा बहुत काला जादू जानती है, तो मासी की मदद से वह तुम्हारे लहंगे पर जादू करने लगी ताकि तुम्हारे कभी औलाद ना हो और मैं तुम्हें खुद ही छोड़ दूं या तुम मुझसे खुद ही तलाक ले लो। मासी अब पता नहीं कौन से गांव में जाकर काला जादू कर रही है और पता नहीं कब वापस आएंगी, तो इसलिए मासी ने मेरी माँ को वह काला दुपट्टा दिया हुआ है
जिस पर जादू का असर होता है। माँ रोज उसे दुपट्टे को बांधकर तुम्हारी शादी के लहंगे पर काला जादू करती हैं, ताकि तुम्हारे कभी औलाद ना हो। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। जब मैं सुबह वापस आया तो मेरी बहन यहां सो रही थी। मैंने इससे तुम्हारे बारे में पूछा तो मुझे लगा कि माँ तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि वह मेरी शादी के खिलाफ थी। जब मैंने वहां तुम्हें बेहोश और माँ के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा तो समझ गया कि माँ तुम पर जादू कर रही है, और आज से नहीं, शादी के पहले दिन से ही ये जादू तुम्हारे ऊपर हो रहा था। ये बात भी मुझे मेरी बहन मीना ने ही बताई थी। तुम्हारा दिल मुझसे और मेरे घर वालों के साथ साथ मासी की तरफ से इसीलिए ही खट्टा हो गया था। लेकिन आज मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है। अब तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो और नहीं चाहो तो मेरे साथ मत रहो, तुम्हारी मर्जी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा था और मजबूर हो गया था। मैं कुछ लम्हे रितेश को बगैर पलकें झपकाए देखती रही। उस वक्त तो मेरा दिल कर रहा था कि हमेशा रितेश के साथ ही रहूंगी, मगर मैं अपनी जिंदगी की बुनियाद काले जादू की बदौलत हासिल की गई मोहब्बत पर नहीं रख सकती थी। रितेश ने मुझसे काफी कस्में खाई कि वह अपनी माँ को छोड़ देंगे, अपनी मासी को छोड़ देंगे। अब चाहे मेरे लिए उनको छोड़ भी देते, मेरी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी थी और मैं उन्हें छोड़कर अपने घर वापस आ गई। जाते वक्त मैंने रितेश की बहन मीना से पूछा कि क्या तुम इस दलदल में रहना चाहती हो, और अगर नहीं रहना चाहती तो मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं तुम्हारा बहनों की तरह ख्याल रखूंगी। मेरी सास की हरकतों पर मैं पहले से ही पुलिस को फोन कर चुकी थी और बड़ी अम्मा की भी सारी जानकारी पुलिस को दे चुकी थी। नंद मेरे साथ मेरे घर आ गई है और अब मेरी रितेश से तलाक भी हो चुकी है। इसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरी नंद यानी मीना के लिए एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी है। मीना अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और मुझे भी उम्मीद है कि मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो मेरा भी हिस्सा होगा। सो मैं भी अपनी आने वाली जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।